हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज फिर से क्लास 12th का बायोलॉजी लेकर आए हैं, जिसमें चैप्टर 4 को हम लोग लेकर आए हैं। चैप्टर 4 में कौन से टॉपिक पढ़ना है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीति। दूसरा टॉपिक है हम लोग का जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण। चलिए अगला देखते हैं। तो हमारा अगला है सगर्भता का चिकित्सीय समापन, और चौथा है यौन संचारित रोग, पांचवा है बाध्यता। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यह टॉपिक हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जो 5 मार्क्स के लिए भी अवेलेबल है एंड 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है एंड 1 मार्क्स में के लिए तो पूछा ही जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं चौथा चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चलिए तो हम लोग चौथा चैप्टर को देखते हैं। चौथा चैप्टर का नाम रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य है, चैप्टर 4। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, इसे देखते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जनन संबंधी तथ्यों के साथ एक संपूर्ण स्वास्थ्य है। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या को देखकर WHO ने 1951 ईस्वी में, जो भारत में जनसंख्या बढ़ रही थी उसको देखकर भारत सरकार ने 1951 ईस्वी में परिवार नियोजन कार्यक्रम यानी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत की। जनन संबंधी सभी विषयों की जानकारी हेतु स्वास्थ्य समाज तैयार करने के लिए जनता को जागरूक व उत्साहित करना आवश्यक है। हम लोग को जो है हमारा जो है ना ये जनन स्वास्थ्य, इसमें हम लोग को बहुत ही अच्छा से पढ़ना होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है ये है उत्साहित करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? तो जो हम लोग का वृद्धि हो रहा है जनसंख्या में, उसे कम करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। लोगों के बीच क्या क्या प्लानिंग होना चाहिए कि हमारा जनसंख्या कम हो। तो चलिए देख लेते हैं। जनन स्वास्थ्य के विषय में निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। जो जनन स्वास्थ्य है उसके विषय पर निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम लोग का जनसंख्या की कमी हो। जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, इसलिए हम लोग को अपने आप में सुधार करना चाहिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट में है जनता के बीच ऑडियो वीडियो या हैंडबिल के माध्यम से जनन संबंधी विषयों पर विभिन्न उपाय बताना चाहिए। जो जनता होता है, जो पॉपुलेशन होता है, जो हम लोग का जो वर्ल्ड यानी संसार में जितने भी लोग हैं उनके बीच ऑडियो वीडियो या हैंडबिल के माध्यम से जनन संबंधी विषयों पर विभिन्न उपाय बताना जाना चाहिए। दूसरा, विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जो मिडिल स्कूल होता है उसमें अगर हम लोग पहले से ही जो यौन शिक्षा होता है, जनन के बारे में होता है, उसको हम लोग पहले से ही सारे बच्चे को एक्टिव कर दे तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए हम लोग को तीसरा देखते हैं। तीसरा है लोगों को यौन संचारित रोग यानी STD का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बताना चाहिए। जो लोग होता है उन्हें यह बताना चाहिए कि STD क्या होता है, यह कैसे होता है। यह जो सारे हमारे देश के नागरिक है उस सबको बताना चाहिए, या संसार में जो भी हो उन्हें बताना चाहिए। चलिए चौथा है हमारा कम आयु में सेक्सुअल रिलेशनशिप यानी यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। जो हमारा यह चौथा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हम लोग आजकल बहुत ही कम उम्र में ही सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ जाते हैं, यह बहुत ही घातक होता है। इसलिए आप लोग को जल्द ही सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। जैसे कम आयु हो गया, उसमें आप लोग समझ ही रहे हैं कि कम आयु में सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। चलिए हम लोग का
पाँचवा है WHO के अनुसार लड़कों की शादी की उम्र 21 वर्ष और लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। फिलहाल भारत सरकार ने इसे लड़के जो लड़का होता है उनकी शादी की उम्र बढ़ाकर 24 किया है और लड़कियों की शादी की उम्र ये है 21 किया है। ऐसे अभी तो एक लड़कों की शादी का वर्ष 21 ही है और लड़कियों का 18, लेकिन ये बढ़ाव हो सकता है और हो भी रहा है। चलिए हम लोग का छठा देखते हैं। तो छठा हम लोग का है गर्भवती महिलाओं की देखभाल तथा स्तनपान के संबंध में जानकारी देनी चाहिए। जो गर्भवती महिला होती है उन्हें देखभाल करना चाहिए और स्तनपान के संबंध में जानकारी देनी चाहिए। चलिए सातवां हम लोग का है सेक्स क्राइम यानी यौन अपराध के बारे में जनता को शिक्षित करना चाहिए ताकि स्वस्थ परिवार का निर्माण हो सके। सेक्स क्राइम के बारे में जनता को बताना चाहिए ताकि शिक्षित करना का मतलब बताना चाहिए कि स्वस्थ परिवार का निर्माण हो सके। चलिए अब हम लोग 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर है गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग एवं गर्भपात जैसे विषयों पर खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि गर्भपात या भ्रूण हत्या कानूनन अपराध है। आप अल्ट्रासाउंड जो कराते हैं वह किसी भी अल्ट्रासाउंड के बाहर देखिएगा, उसमें वहाँ पर लिखा रहता है भ्रूण हत्या कानूनन अपराध होता है। जो होता है ना अल्ट्रासाउंड का दुकान, वहीं पे लिखा रहता है बाहर में ही कि भ्रूण हत्या कानूनन अपराध होता है। चलिए अब हम लोग 9वां पे देखते हैं। 9वां है हम लोग का गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण नहीं कराना चाहिए, वही अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक है हमारा जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में बढ़ती हुई जनसंख्या का मुख्य कारण अशिक्षा है। जो हमारा देश है इसमें जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, यह इसका मुख्य कारण है जो अशिक्षा है, क्योंकि शिक्षा की कमी के कारण ही जनता द्वारा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम यानी परिवार नियोजन कार्यक्रम को नहीं अपनाना एवं असुरक्षित यौन संबंध बनाना है, जो एक चिंता का विषय है। जो हम लोग यौन संबंध बनाते हैं वह असुरक्षित बनाते हैं, अगर सुरक्षित करें तो हम लोग का जो यह अच्छा ही रहेगा, और असुरक्षित यह एक चिंता का विषय है। WHO के अनुसार स्वास्थ्य समाज एवं स्वास्थ्य परिवार के निर्माण हेतु सुरक्षित यौन संबंधों के सुरक्षित माध्यमों जैसे परी, सहेली, अप्सरा, मलाडी, कॉन्डम्स इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। विभिन्न माध्यमों के प्रयोग से अनचाहे गर्भ के सुरक्षा के साथ साथ STD रोगों से बचा जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि होने पर निम्नलिखित हानियां होती है जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से एवं मानसिक रूप से परेशानी का कारण हो सकता है। देखिए जो यहाँ है यह परी, सहेली, अप्सरा, मलाडी, कंडम्स यह सब है। यह जो है दवा का नाम है, इसे आप लोग यूज कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो रिलेशनशिप में आना चाहिए तो यह सब यूज करने से आपको ना कोई बीमारी होगा, एकदम आप लोग स्वच्छ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। तो हमारा यह है जो क्या परेशानी का कारण हो सकता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो एक में है हमारा प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाएगी। जब ज़्यादा जनसंख्या होगा तो किसी के पास 5 कट्ठा होगा ज़मीन, तो उसमें 5 आदमी जन्म लिया, उससे तो 5 भागों में बटा, उसी तरह उससे बढ़ते बढ़ते उसको ज़मीन की कमी हो जाएगी। देखिए ज़मीन, खनिज एवं प्राकृतिक संपदाओं की कमी हो जाएगी। दिन पर दिन स्वास्थ्य खराब होता जाएगा। संतुलित आहार की कमी हो जाएगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो संतुलित आहार बिल्कुल कम हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं जनसंख्या वृद्धि रोकने के विभिन्न उपाय।
मेथड्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, जो जनसंख्या को रोकने का क्या क्या उपाय हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। कृत्रिम प्रक्रिया से संतानों की उत्पत्ति को नियंत्रित करना संतति नियंत्रण यानी बर्थ कंट्रोल कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं जनसंख्या को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हमारा है हार्मोनल विधि। हार्मोनल विधि चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ जो हम लोग यहाँ भारत सरकार ने फैमिली प्लानिंग जो हो फैमिली प्लानिंग उसमें ये नारा भी दिए थी, हम दो हमारे दो, और एक और हम लोग नारा बोले हैं, एक एक अभी नहीं, एक के बाद कभी नहीं। यह नारा आप लोग लगाते रहिए और अपने परिवार का स्वस्थ रखिए। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा है हार्मोनल विधि, तो देख लेते हैं। आजकल विभिन्न प्रकार के हार्मोनों से बनी गर्भ निरोध गोलियां बाज़ारों में उपलब्ध हैं। आजकल कई प्रकार के हार्मोनल जो गोली होता है वह बाज़ार में उपलब्ध है। ये गोलियां 21 दिनों तक प्रतिदिन ली जाती हैं। जो यह गोली होती है वह प्रतिदिन 21 दिनों तक ली जाती है। इन गोलियों को मासिक चक्र यानी एमसी के प्रथम पाँच दिनों में मुख्यतः पहले दिन शुरू करनी चाहिए। जो एमसी होता है उसके प्रथम 5 दिन में पहली बार शुरू करनी चाहिए, और गोलियां समाप्त होने के 7 दिन के अंतर के बाद जब पुनः मासिक चक्र शुरू हो जाए तब इन गोलियों का सेवन रोक देना चाहिए। जो गोलियां समाप्त हो जाएगी तो 7 दिन के अंतर के बाद जब पुनः मासिक चक्र शुरू हो जाए तब इन गोलियों को सेवन को रोक देना चाहिए। दूसरा हमारा है प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड्स। यौन संबंध के दौरान मेल अपना सीमेन फीमेल विजाइना में न गिराकर अपना सेक्सुअल ऑर्गन, जो मेल का सेक्सुअल ऑर्गन होता है उसे पेनिस कहते हैं, को बाहर निकाल कर सीमेन गिरा देना चाहिए ताकि अनचाहे गर्भ से बचा जा सके। यही है प्राकृतिक विधि। चलिए हम लोग देखते हैं अब हम लोग रासायनिक विधि, केमिकल मेथड्स। तो केमिकल मेथड क्या है, तो चलिए देखते हैं। स्पर्मिसाइकिल रसायन सर्विक्स के निकट लगा देने से इस रसायन से सेक्सुअल रिलेशनशिप के दौरान सीमेन में मौजूद स्पर्म को नष्ट कर देता है। जो सर्विक्स होता है उसके निकट लगा देने से स्पर्मिसाइकिल रसायन जो केमिकल मेथड्स है उसको लगा देने से सर्विक्स के निकट सेक्सुअल रिलेशनशिप से बचा जा सकता है, जो अनचाहे गर्भ से बचा जा सकता है सेक्सुअल रिलेशनशिप के दौरान। चलिए हम लोग देखते हैं सर्जिकल विधियाँ। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है सर्जिकल मेथड क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं। पुरुष नसबंदी को वैजेक्टोमी कहते हैं। इसमें शुक्र वाहिका को काटकर धागे से बांध दिया जाता है। इसमें शुक्राणुओं का प्रवाह स्त्री के योनि में नहीं जा पाता है। महिला नसबंदी को हम लोग ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। जो महिला नसबंदी होता है हम लोग उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। फीमेल में फिलोपियन ट्यूब को काट कर धागे से बांध दिया जाता है। इससे शुक्राणु अंडाणु को संसेचित यानी निषेचित नहीं कर पाता है। चलिए हम लोग का अगला है जो दूसरा है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। चलिए देख लेते हैं क्या है MTP। गर्भ अवस्था पूर्ण होने से पहले गर्भ के समापन को MTP यानी चिकित्सीय सगर्भता समापन कहते हैं। WHO और भारत सरकार ने संयुक्त रूप से 1971 में एक कानून बनाया जिसमें भ्रूण हत्या एवं लिंग परीक्षण
को कानूनन अपराध की श्रेणी में रखा गया। इसमें लिंग परीक्षण या भ्रूण हत्या कराने वाले दंपति और लिंग की पहचान करने वाले चिकित्सक के लिए सजा का प्रावधान किया गया। जो आप लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं यह बहुत ही घातक होता है, आप लोग अल्ट्रासाउंड कराने की कोशिश न कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं अगला, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग क्या होता है, चलिए देखते हैं। यौन संबंधों से फैलने वाले रोग को यौन संचारित रोग कहते हैं, जैसे गोनोरिया, हर्पीस, एड्स। गोनोरिया ईस्ट जनित रोग है जो खुजली बाह्य जननांगों में होता है। सिफिलिस बैक्टीरिया जनित रोग है जो जननांगों की त्वचा पर फुंसी निकल जाता है। और हम लोग का ये है तीसरा, हर्पिस है। हर्पिस जो सिंप्लेक्स वायरस द्वारा जलन युक्त छाले निकल जाते हैं, जो सिंप्लेक्स वायरस होता है उससे जलन युक्त छाले निकल। एड्स, और ये है एड्स HIV द्वारा होता है, ह्यूमन इम्यून वायरस के द्वारा होता है। ह्यूमन इम्यून वायरस एड्स होता है ह्यूमन इम्यून वायरस द्वारा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ हम लोग STD तो देख लिए। STD के बाद हम लोग का है आगे, हम लोग का है ये STD की जांच। तो चलिए देखते हैं STD की जांच। STD रोग की जांच साधारणतः VDRL यौन रोग रिसर्च प्रयोगशाला में किया जाता है। कुछ जांच निम्नलिखित है। एक में है माइक्रोस्कोप द्वारा विशेष रंजक यानी स्पेशल पिगमेंट की जांच। दूसरा में है DNA हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा है PCR पॉलीमर्स चैन रिएक्शन। चौथा है ELISA टेस्ट। चलिए हम लोग देखते हैं अगला, इनफर्टिलिटी यानी बाध्यता। जो हमारे का यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चलिए देखते हैं बाध्यता क्या है। असुरक्षित सहवास के पश्चात दंपति यदि बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं तब उन्हें बाध्य दंपति कहते हैं। भारत में इसका दोष प्रायः स्त्रियों को दिया जाता है, जबकि पुरुष में भी यह दोष पाया जाता है। आजकल निम्नलिखित तकनीकों द्वारा बच्चा पैदा किया जा सकता है। एक में है बच्चा पैदा करने हेतु भ्रूण स्थानांतरण विधि, एक आधुनिक तकनीक है। इस विधि से उत्पन्न बच्चे को TTB कहते हैं। अतः चलिए और दूसरा है, अतः गर्भाशयी स्थानांतरण एक सफल विधि है, जिससे विधि के द्वारा कोई भी महिला किसी भी स्वस्थ महिला से अंडाणु का प्रत्यारोपण करा सकती है, अंडाणु दूसरे महिला से ले सकती है। और हम लोग का देखिए आगे है, जिन महिलाओं में MC नहीं होती है वे किसी स्वस्थ महिला से अंडाणु और स्वस्थ पुरुष से शुक्राणु की प्राप्त कर निषेचन कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक समाप्त होता हुआ और यह चैप्टर भी समाप्त होता हुआ। अगर आप लोग डेली क्विज चाहते हो ऑब्जेक्टिव के लिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और मेरे फेसबुक अकाउंट का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फेसबुक पेज का। तो आज का यह वीडियो समाप्त।